इतने सालों से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन देखने के बाद आज हमें पता चला कि यार ब्लड लाइन में एक नहीं बल्कि दो हेड ऑफ द टेबल भी हो सकते हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं WWE के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, जो कि क्लैश इन इटली के बाद का शो था और ये इटली से ही था। और भाई आज तो क्राउड ने क्या समा बांध दिया है। सबसे पहले तो लेकिन मैं आपको सॉरी बोलूंगा क्योंकि आज के का रिव्यू थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि कुछ पंगा हो गया था। अभी मैं नहा के निकला और अभी तक मेरे बाल भी नहीं सूखे, तो आई होप आप इस बात को थोड़ा सा समझोगे। मेरे को ऐसे लेट करने में मजा नहीं आता, मुझे आप लोगों से ज़्यादा जल्दी होती है, तो उसके लिए थोड़ी सी आज माफ़ी दे देना। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है ब्लड लाइन से, और आज मैं आपको, आप इस रिव्यू को पूरा देख रहे हो ना, आज आपको मजा आ जाएगा क्योंकि मैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें भी आपको बताऊंगा जो कि शायद आपने मिस कर दी होंगी या फिर उसको पकड़ के उठा के देखना पड़ेगा कि वो जो चीज़ हुई उसका मतलब क्या था। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड लाइन बैक स्टेज से आती है, एसयूवी निकल के आती है, मतलब उसमें जे ऊसो होते हैं, उसमें जिमी ऊसो होते हैं, उसमें रोमन रेंस होते हैं। और रोमन रेंस ने वो अपनी चैंपियनशिप वहीं पे किसी बंदे से ली। और ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आएगा, मुझे कोई कितना ही समझा दे कि भाई रोमन उसे छोड़ के चले जाता है, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि आपके पास वो चैंपियनशिप है तो वो आपके घर जानी चाहिए। जैसे कोई ट्रॉफी भी जीतता है तो बेड में रख के उसको उसके साथ पोज नहीं करता, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ इस बारे में। आई थिंक इस बात का कोई काउंटर मुझे देगा तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो इसके बाद क्या होता है कि वहीं से सीधा एंट्रेंस भी होती है रोमन रेंस की, जिमी ऊसो की, जे ऊसो की। और शायद हो सकता है कि आज ही रॉ हुई है तो अभी की मेरी फीलिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद अब तक का रोमन रेंस को किसी भी क्राउड से मिला ये बेस्ट रिएक्शन है जो उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ एंट्रेंस होती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, रोमन रेंस रिंग में आते हैं, सबसे पहले तो जैसे ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक किया था, जो किया था, करके गाने को भी बोलते हैं ना कि हमिंग करना, वो ऐसे समझ गया ना कैसे, जब इसमें गाने के लिए तो कुछ है नहीं तो वही करते हैं वो। तो वैसे ही आज रोमन रेंस के थीम सॉन्ग के लिए भी किया जाता है। रोमन रेंस को, मतलब रोमन रेंस खुद भी माइक पे बोलने जा रहे थे, लेकिन वो भाई उस क्राउड को देख के ही इतना पागल हो गया कि यार उसे लगा यार ये तो थोड़ा और लंबा चले तो बढ़िया है। लोग वहां पे रोमन रोमन रेंस वाले चैंट कर रहे हैं, ओटीसी वाले चैंट कर रहे हैं, मतलब क्राउड की एनर्जी इतनी है कि उसे देख के लग रहा है कि इसको स्टोर कर लो और इससे शहर की पूरी बिजली बनाई जा सकती है। इस हिसाब से लोग रोमन रेंस के लिए रिएक्ट कर रहे थे। मैं आपको वो क्या बोल के कैसे बताऊंगा, अगर आपने सुना होगा तो आप समझ रहे होगे। तो मुझे शायद ऐसा लगा कि अब तक का ये रोमन रेंस को सबसे बेस्ट रिएक्शन मिला है किसी भी क्राउड से। इसके बाद रोमन रेंस ने सबसे पहले वहां के क्राउड को एक्नॉलेज करने के लिए बोला और कहते हैं कि आज के दिन का वेट तो मैं बेसब्री से कर रहा था क्योंकि इससे बेटर डे क्या होगा जिस दिन मुझे एक्नॉलेज किया जाए, क्योंकि आज एक्नॉलेजमेंट डे है, ऐसा रोमन रेंस खुद बोलते हैं। इसके बाद जे ऊसो, भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने, देखो अब मैं आपको बताता हूँ वो जो चीजें मैं एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ आपको। ब्लड लाइन इस बार जो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, जिन लोगों को ये लगता है भाई ये पहले वाली इन्होंने शुरू कर दी, वही सेम ओल्ड शिट, भाई तुम्हारे पास कुछ नया नहीं है दिखाने के लिए, हो सकता है, हाँ ये बात आप कह सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कुछ नया नहीं है दिखाने के लिए, इसीलिए उनको रिलाय करना पड़ रहा है इतना ज्यादा ब्लड लाइन की स्टोरी में। अब ये लेकिन चीज पुरानी वाली नहीं है। जैसे जे ऊसो का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अब ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है, मतलब ऐसा कि अगर आप दूसरे ग्रुप में हो तो सबसे पहले अगर आप किसी को फेरना चाहोगे तो वो जे ऊसो है। तो जे ऊसो वैसे एक्ट करता है और जे ऊसो फिर यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि जे का फाटो कहाँ है, और आज तो फर्स्ट जॉब है तुम्हारा, आज फर्स्ट डे तुम्हारा जॉब पे और आज ही तुम लेट हो गए। तो मतलब ये भी एक चीज अगर आप इसे समझोगे तो एक तरीके से बिना कुछ कहे जे ऊसो ये कहना चाह रहे हैं कि रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल और यहाँ पे हम उसको सर्व करने के लिए हैं। जबकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस बार अप्रोच रखी है स्टोरी लाइन की क्या कि भैया सारे लोग बराबर ही तो हैं, हमारा भाईचारा ऑन टॉप, हम फैमिली है। डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं दिखा रही, लेकिन अगर हील वाले रोमन रेंस से कंपेयर करोगे तो एटलीस्ट रोमन रेंस इस इंप्रेशन में रखना चाहता है। लेकिन एट द एंड जो बात जो उसने आज बोली वही सच है कि जो बंदा हेड ऑफ द टेबल होगा, जिसके पास चैंपियनशिप होगी, वही उसी को तुम सर्व उसके लिए तुम सर्व करोगे और तुम्हें उसके नीचे ही लग के रहना पड़ेगा। जे ऊसो की इस बात से पता चल गया, जब जैसे उन्होंने बात बोली तो जे ऊसो को रिएक्शन भी मिलता है, लोग फालतू के वहां पे ईट करने लग गए, तो थोड़ा जे ऊसो को भी अच्छा लगा होगा, चलो यार मेरे भी एक दिन थे जब मुझे याद है जब रोमन रेंस से तगड़ा रिएक्शन जे ऊसो को मिल रहा था, जिस टाइम पे उनका मोमेंटम तगड़ा हो गया था। क्या कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने पता नहीं जे ऊसो के साथ। इसके बाद क्या होता है कि वैसे तो सही किया, मैं मतलब शायद वो टाइटल उनके पास रहना नहीं चाहिए था या डब्ल्यूडब्ल्यू को वो स्टोरी लंबी करनी चाहिए थी, वो हमारा पॉइंट नहीं है, आज का हम रॉ की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद म्यूजिक प्ले होता है, बड़े ही साइलेंट तरीके से आए, ऐसे कि मतलब उनके चेहरे पे आपको डिसअपॉइंटमेंट भी दिख जाएगी, बंदा सीरियस भी है और वो ऐसे आ रहा है कि जैसे वो रिंग में जाके कुछ करने वाला है। और जेकब फाटो को भी रिएक्शन अच्छा मिलता है, वो ओले ओले के साथ
फाटू वाले भी चैंट लग रहे थे, तो वो एक यूनिक चैंट था। और अगर आपका इतने सारे चैंट्स में से थोड़ा यूनिक चैंट है तो भाई मतलब आपने कुछ तो अलग किया है। इसके बाद रोमन रेंस बड़े ही ऐसे चौड़ में था कि ले भाई हरा दिया तुझे, यू नो व्हाट टाइम इट इज, अब तुझे क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अब जेकब फाटो यहाँ पे एक्नॉलेज करे। इसके बाद पीछे से जे उसो अगेन वो भी बोलते रहता है कि हाँ भैया करो एक्नॉलेज, अब क्या हो गया, अब तुम्हें ये अब हार तो गए तुम मैच। जेकब फाटो जाते हैं जे उसो के पास में और उन्होंने माइक ऐसे खींच लिया जे उसो के पास से कि ले भाई इधर हटा, इधर माइक दे। तो ये भी लग रहा था कि हाँ अभी तक देख के समझ नहीं आ रहा जेकब फाटो को कि क्या करने वाला है, क्या एक्नॉलेज करेगा रोमन रेंस को या नहीं। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं जेकब कहाँ जा रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं। तो उसके बाद फिर जेकब फाटो आते, तो बिल्कुल वो ब्लड लाइन सिनेमा वाली चीज यहाँ पे आपको फील हो जाएगी कि ऐसे ही हमने पहले 2021-22 के जमाने में ब्लड लाइन की स्टोरी को देखा था। जेकब फाटो कहते हैं कि देखो ट्राइबल कॉम्बैट जब ये मैच हुआ तो मुझे कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, अच्छाई क्या होगी बुरा क्या होगा, मैं जीत गया तो भी क्या होगा, ये बात जेकब फाटो बोलते हैं। और कहते हैं लेकिन मैं सबके सामने हारा, मैं अपनी फैमिली के सामने हारा। बट इस बात को बहुत ही पॉजिटिव वे में ले रहे हैं जेकब फाटो, क्योंकि बंदा हार गया है, अब डब्ल्यूडब्ल्यू को एंगल तो थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा। तो जेकब फाटो यहाँ पे यही कहते हैं कि भाई मैं तो अपने पूरी जिंदगी भर मैंने बहुत सारे एल्स लिए हैं, ऐसे करके वो उसमें से एक एल इसे ही बता देते हैं। अब जब ये सारी बातें जेकब फाटो बोल रहे थे तो रोमन रेंस अपनी घड़ी की तरफ देखता है, अरे भाई क्या बोल रहा है तू, ये सब सुनने नहीं आया मैं, मुझे तो एक्नॉलेज कर। और वही चीज रोमन रेंस को आज चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि क्लैश इन इटली में मैं हार गया, और मैं हारा किससे, आई लॉस्ट टू माई ट्राइबल चीफ, ऐसे करके उन्होंने बोला, जो हमने सुना है जेकब फाटो के मुंह से पहली बार। और उस पॉइंट पे अब जरा आप रोमन रेंस का रिएक्शन देखना, वहां पे वो बंदा मतलब उसने इतनी लंबी सांस ली है कि जैसे उसमें रिलीफ भी है, उसमें वो प्राउड भी महसूस कर रहा है, उसमें वो अपना ऑरा भी बनाना चाह रहा है। तो वो रिएक्शन बहुत मतलब रोमन रेंस का रिएक्शन वो सही था, लेकिन वो जो बंदा ऐसा खुश हुआ ना अंदर से, वो थोड़ा सा मुझे फनी लगा। देख पता नहीं फनी मुझे क्यों लगा, वो फनी था नहीं वैसे, लेकिन रोमन रेंस का रिएक्शन वो बहुत सही था। जैसे ही माई ट्राइबल चीफ बोला जेकब फाटो ने रोमन रेंस को। लेकिन ये बात बोलने के बाद जेकब फाटो के कैरेक्टर में भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या डेप्थ दी है। कई बार मैं बोलता हूँ कि कैरेक्टर में डेप्थ नहीं है तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये है उस चीज से मेरा मतलब। जेकब फाटो जे उसो के पास जाते हैं, कहते हैं तेरी पंख ऐसे नहीं हारा हूं मैं, तो तू ज्यादा मत बोल, ऐसा वो जे उसो को बोलते हैं। तो ये है कैरेक्टर जेकब फाटो का, जो कि मान लिया उसने, क्योंकि भाई हमें ट्राइबल कॉम्बैट में पता है कि अगर आप ट्राइबल कॉम्बैट नहीं जीते उसके बाद नहीं चलेंगे, रोने धोने तुम्हें करना पड़ेगा एक्नॉलेज। वो चीज कर दी जेकब फाटो ने। लेकिन जे उसो के सामने वो कह रहे हैं तेरे से नहीं भाई, तू ज्यादा चौड़ में मत आ, ये तो ट्राइबल चीफ है, ये हेड ऑफ द टेबल है, तो ठीक है तेरे से मैं कुछ नहीं, ना तेरे नीचे लग रहा ना तेरी बात सुन रहा है। ऐसे जेकब फाटो इस वे में बताना चाह रहे थे जे उसो को ये वाली बात। इसके बाद फिर जेकब फाटो का फिर से रोमन रेंस के ऊपर फोकस होता है और वो बोलते हैं कि आई एक्नॉलेज यू। और जो अग्रेशन के साथ बोला जेकब फाटो ने, वो उनका पागलपन भी बताता है कि भाई ये थोड़ा हिला हुआ बंदा है, चलो किसी तरीके से भी काबू में आया। वो अपने घुटने पे बेंड करते हैं, एक हाथ उन्होंने ऐसे ऊपर उठाया और रोमन रेंस ने भी उसके बाद जेकब फाटो को हाथ दिया। और रोमन रेंस के चेहरे पे भी वो गर्व जो एक्सप्रेशन है गर्व वाले प्राउड वाले वो देखे जा सकते थे। रोमन रेंस कहते हैं कि भाई अभी जेकब फाटो शायद तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी, और वो आई लव यू भी बोलते हैं जेकब फाटो को इस चीज के लिए। और इतने में फिर जिमी उसो भी वहां पर खड़ा, उसे भी कुछ ना कुछ करना है। कहते हैं दिस इज अ वार्निंग शॉट, ब्लड लाइन फिर से आ गई, ऐसे करके बोलते हैं कि यू आर द टूज एंड वी आर द वंस। और उसके बाद जेकब फाटो ने भी ब्लड लाइन वाला पोज पीछे से किया है। वो थोड़ा सा आई थिंक एंगल सही नहीं रहा, या डब्ल्यूडब्ल्यू इसके पीछे भी कुछ दिखाना चाह रही है कि देखो, क्या वो एक बहुत छोटी सी डिटेलिंग है कि डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाना चाह रही है कि ये जो जेकब फाटो है वो आ तो गया है, लेकिन मतलब हो सकता है कि वो, क्योंकि वो भाई वो पिक्चर परफेक्ट टाइप का नहीं लग रहा था, तो क्या इसका भी कुछ मतलब है या वो अच्छे से नहीं कर पाया वो मुझे नहीं पता। लेकिन सारे लोगों ने ब्लड लाइन वाला उसके बाद पोज किया है, यानी कि ब्लड लाइन की स्टोरी यहाँ से ऐसे चलने वाली है कि जेकब फाटो ने पूरी कोशिशें करी रोमन रेंस को धराशाही करने की, और वो चीज हो नहीं पाई है, जिसके बाद जेकब फाटो को अब रोमन रेंस के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन बंदा रहेगा अपनी पूरी चौड़ में, क्योंकि वो नहीं सुनने वाला जे उसो और जिमी उसो की बातें। तो अभी ये थी ब्लड लाइन की स्टोरी अभी के लिए। अभी और भी कुछ चीज हुई उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। बट नेक्स्ट आता शो पर मैच, ये किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए था। फेटल 4 मैच पेंटा वर्सेस ओबा फेमी वर्सेस सोलो सिकोवा वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच में। ओबा फेमी की एंट्रेंस होती है तो वो अपना जो लेफ्ट हाथ है उसमें ऐसा लग रहा था कुछ स्टिफनेस है या फिर कुछ प्रॉब्लम है ओबा फेमी को। अब मैं ये देखने के लिए इंटरेस्टेड था कि अब ओबा फेमी जो ब्रॉक लेसनर के साथ उनका जो भी प्रोग्राम अब तक चला है उसके बाद जो उनको मोमेंटम मिला है, तो इस मैच में डब्ल्यूडब्ल्यू बुक कैसे करेगी ओबा फेमी को, क्योंकि ऐसे सुपरस्टार्स को मैचेस में बुक करना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई वो तो 10 सेकंड में ही सारा मैच खत्म कर देंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत ही स्मार्ट चीज करी यहाँ पे, और इसके लिए प्रॉप्स देने पड़ेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू को। मुझे नहीं लगता कि पहले की जो मैनेजमेंट थी विंस मैकमैन के टाइम में ऐसी चीजें मतलब ऐसे भी एक वे आउट निकाल सकते थे, लेकिन इस मामले में थोड़े से आजकल के क्रिएटिव लोग स्मार्ट। और देखो जो अच्छी बात है उसकी मैं तारीफ करता ही हूँ। पहले तो सारे के सारे लोगों ने
ओबा फेमी के ऊपर जंप कर लिया, पेंटा ने भी जंप कर लिया, और शायद ऐसा पहले कोई बेफेस ना करता क्योंकि वो अपनी बेफेस वाली इमेज को प्रोटेक्ट करता, लेकिन आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू कह रहे ठीक है भैया ये ओबा फेमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे ही जंप कर जाते हैं ओबा फेमी के ऊपर। सोलो मतलब उन्होंने अपर कट लगाने शुरू कर दी बहुत ही तगड़े, उसके बाद सोलो सिकोवा बीच में आ जाते हैं, तो सोलो सिकोवा के ऊपर कुछ खास ही ध्यान दिया ओबा फेमी ने इस मैच में। टाला टोंगा के साथ भी एक फेस टू फेस था उनका, और ओबा फेमी ने यहाँ पर डबल चोक स्लैम भी हिट किया है, लेकिन क्योंकि इस मैच में आउटसाइड इंटरफेरेंस हो सकती है तो टाला टोंगा और सोलो सिकोवा ने मिलकर मारना शुरू कर दिया ओबा फेमी को, और उसके बाद ओबा फेमी को ठिकाने भी लगा दिया टाइम कीपर वाले एरिया में, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही था। ओबा फेमी उठ के आते हैं, पता नहीं क्या उन्होंने मारा है कार्मेलो हेज को, उसके बाद उन्होंने पेंटा को भी मारा, सोलो सिकोवा को भी बहुत ही बुरी तरीके से वो फोड़ते हैं, और भाई टाला टोंगा को ऐसे उठा के टॉस कर दिया। भाई वो किस, उसकी हाइट पता है तुम्हें, वो किस हाइट का बंदा है, उस भारी भरकम आदमी को भी, जो कि भाई 130-40 किलो के आसपास का तो होगा ही, उसको भी आराम से उठा के ऐसे फेंक दिया कि ले भाई जा उधर जाके तू गिरा, और आराम से डेस्क के ऊपर उन्होंने फेंक दिया। उसके बाद फॉल फ्रॉम ग्रेस फिनिशर उन्होंने लगाया सोलो सिकोवा को, और ये मैच ओबा फेमी जीत चुके हैं। और मैच के बाद भी ये भी चीज मुझे अच्छी लगी कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत सही काम किया ओबा फेमी के साथ। वो चाहते तो ठीक है ओबा फेमी मैच जीत गया बात खत्म, लेकिन उन्होंने एक प्रोमो भी दिया छोटा सा ओबा फेमी को, और यहाँ पे ओबा फेमी कहते हैं कि लेसनर ने मेरे से पूछा था ना कि क्या मैं एक एस वूपिंग ले सकता हूं, तो भाई मैं एक एस वूपिंग ले सकता हूं, और यहाँ पे देख मैं अब भी जीत के साथ खड़ा हूं, जबकि तूने अपना बेस्ट शॉट दिया था मुझे, एक नहीं बल्कि 7 F5 पड़े थे मुझे। ऐसा ओबा फेमी बोलते हैं कि भाई देख तूने सब कुछ किया ब्रॉक लेसनर, लेकिन उसके बाद भी मैं यहां पे खड़ा हूं। वो डरपोक भी बोलते हैं और कहते हैं कि इट्स 1-1 नॉट डन, मतलब ये समझो कि जो ब्रॉक ने बोला था कि 1+1, जो उन्होंने लास्ट में बोला था यू आर डन बेच करके वो बोलते हैं, लेकिन ओबा फेमी ने उस मैथ को उन्होंने सही वाली मैथ बना दिया, ओबा ये ब्रॉक लेसनर वाली मैथ नहीं। तो उसके बाद ये चीज ऐसा हमें इशारा कर रही है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लॉट इसलिए भी डाला क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इनके बीच में तीसरा मैच भी प्लान कर रही है, जो कि होना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लेकिन आज ओबा फेमी की मुझे लगता है जो प्रेजेंटेशन थी मंडे नाइट रॉ में वो बेस्ट थी, इससे बेटर कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं कर सकती थी ओबा फेमी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट शो पर सोल रूका आती है, एक बेफेस्ट वाला उनका प्रोमो था, वो थैंक यू बोलती है, बेकी लिंच को भी वो प्रॉप्स देती हैं, कहते हैं कि भाई ठीक है तगड़ी बंदी है, उसने मुझे मौका दिया और मैंने उसे गलत प्रूफ कर दिया, और कहते हैं कि वो फाइटिंग चैंपियन रहने वाली हैं और उन्हें अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं। तो बस एक सोल रूका का छोटा सा बेफेस वाला प्रोमो था। अब देखते हैं आगे वो इस टाइटल के साथ क्या करती हैं। इसके बाद बैक स्टेज एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था ब्लड लाइन का, और ये हमें डायनेमिक समझाता है कि ब्लड लाइन में जो रिलेशनशिप है ये आपस में इनके बीच कैसी है, और ये आगे स्टोरी लाइन में कैसे बहुत ही ज्यादा हर एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो कोडी रोड्स और रोमन रेंज की वीडियो चलती है जो कि क्लैश इन इटली के बाद की थी, और यहाँ पे रोमन रेंज और कोडी रोड्स एक दूसरे को देख रहे हैं। भाई मुझे यहाँ पे रोमन रेंज के एक्सप्रेशन बहुत ही बेकार लगे, मतलब ऐसा लगा कि यार क्या एक्टिंग करनी नहीं आ रही रोमन रेंज को, जबरदस्ती उनको इस सेगमेंट में डाला था, बंदा थक गया पता नहीं क्या, लेकिन जो वो इंटेंसिटी डालने की कोशिश करी रोमन रेंज ने, वो ये इस छोटे से मूवमेंट में तो कहीं पे भी नहीं आया। वो बहुत नकली सी एक्टिंग लग रही थी, क्योंकि सस्ती सी अगर एक्टिंग करेगा तो कैसी एक्टिंग होगी जैसे रोमन रेंज ने सेगमेंट में करी। अब ये वीडियो स्क्रीन पे चल रही थी और इस वीडियो पे रिएक्ट करते हैं रोमन रेंज, कहते हैं कि आई विल गेट टू हिम, मतलब उन्होंने कोडी रोड्स को भी छोड़ा नहीं है, कहते हैं कि भाई भरोसा रखो मैं इस बंदे को नहीं छोड़ने वाला, ऐसे रोमन रेंज बोलते हैं। लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने क्या बोला, वो जे उसो से बात करते हैं और कहते हैं जे उसो तू समझता है कि ये जो टफ लव है वो क्या होता है, और फिर वो कहते हैं अपनी टाइटल को देखते हुए कि ये टाइटल भी तूने जीती है ना, लेकिन तूने दूसरी वाली टाइटल को टेस्ट नहीं किया है, यानी वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बात कर रहे थे। और क्योंकि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट अभी चल पड़ा है, तो वो कहते हैं कि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जे उसो तुम्हें जीतना है और उसके बाद तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी लेनी है, और ये बात याद रखना कि टेबल के 2 एंड होते हैं, यानी हेड ऑफ द टेबल जो रोमन रेंज अब तक है, अब रोमन रेंज ये कह रहा है जे उसो से कि अपना लेवल अप कर, और दोनों हेड ऑफ द टेबल एग्जिस्ट कर सकते हैं ब्लड लाइन में। तो भाई ये मतलब ये डिफरेंशिएट करता है पहले की ब्लड लाइन की स्टोरी को और अब की स्टोरी को, जिसको अब भी समझ में नहीं आ रहा कि ब्लड लाइन की स्टोरी क्यों अलग है। तो भाई फिर तो शायद आप सिर्फ एक अपना नजरिया बना के बैठ गए कि यार वो ब्लड लाइन है, ये 4 बंदे, तो बस भाई सीजन भी तो चलते हैं शोज के, वही कैरेक्टर होते हैं, उनकी स्टोरी बदल जाती है, कुछ नए कैरेक्टर आ जाते हैं, और क्या होता है, मतलब मुझे नहीं लगता ये इतना मुश्किल लोगों के समझने के, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों ये समझने में मुश्किल हो रही है। तो अब रोमन रेंज बोल रहे हैं कि जो टेबल है उसके 2 हेड भी हो सकते हैं, उसके 2 एंड होते हैं। तो रोमन रेंज के पास में होगी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और जे उसो के पास में होगी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, ऐसा रोमन रेंज चाहते हैं इस ब्लड लाइन के ग्रुप में। और मतलब ये चीज देखो कितनी जे उसो के लिए जरूरी हो जाएगी। क्यों हम बोल रहे हैं ना कि जे उसो कैसा बेकार सा लग रहा है, भाई ये तो दोबारा से घुमा फिरा के वहीं आ गया, लेकिन अब अगर जे उसो काम करने में सक्सेसफुल हो गया
तो ये जे उसो वो जे उसो नहीं होगा जो इससे पहले इस वो रोमन रेंस वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ था। ये ब्लड लाइन में एग्जिस्ट करते हुए अगर चैंपियन होता तो ये बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होगी, और मुझे नहीं लगता था या लगा था कि कभी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं इंटरेस्टेड होऊंगा दोबारा से जे उसो को वर्ल्ड चैंपियन देखने में। लेकिन अगर वो ये स्टोरी के थ्रू होता है और ओवरऑल इसमें ब्लड लाइन की जो पूरी स्टोरी है वो हर जगह चल रही है, जिसका मतलब कि भाई ये रॉ स्मैकडाउन दोनों ब्रांड पे भी इस चीज को कर सकते हैं, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये एक तीर से पता नहीं कितने निशाने लगाने वाली चीज हो जाएगी। इसका मतलब ये मत समझना मैं कि मैं कह रहा हूं कि अब तो जे उसो को चैंपियनशिप जीत ही जानी चाहिए, भाई सिंपल रास्ता है, नहीं। स्टोरी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, उसके पीछे आपको और भी रीजंस देने पड़ेंगे कि ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि जे उसो के पास में चैंपियनशिप होने का मतलब ये होगा कि किसी और के पास चैंपियनशिप नहीं है, तो और वो किसी और बंदा अगर उससे बेटर काम जे उसो कर पा रहे हैं तो आई थिंक फिर यहां पे चीजें लॉजिक बनाती हैं। तो ये रोमन रेंस की तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि वो कह रहे हैं कि भैया जो टेबल है उसके दो एंड होते हैं। इसके बाद जब जे उसो चले जाते हैं तो जिमी उसो भी जा रहे होते हैं, लेकिन जिमी उसो को अपने पास रोक लिया रोमन रेंस ने। तो ये बहुत ही अलग अलग दिखा रहे हैं कि रोमन रेंस के पास में चैंपियनशिप है, जे उसो चैंपियनशिप जीत चुका है पहले, लेकिन वो जिमी उसो के लेवल पे नहीं है। जैसा भी लग रहा था ना कि ये तो बराबर ही हो गए जे और जिमी उसो, और वो सही भी नहीं लग रहा था कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया जे उसो में, तो फिर वैसा क्यों किया। तो आई थिंक अब डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे ब्लड लाइन की स्टोरी को और ज्यादा तराश रही है, और जब जाते हैं वो जे उसो तो जिमी उसो को उन्होंने अपने पास ही रोक लिया। बेचारे इन सारी चीजों के बीच में अब तक जिमी उसो के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से देखो ब्लड लाइन की स्टोरी अब बहुत ही डिफरेंट फील हो रही है। मुझे अब फीलिंग आ रही है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर इसी मोमेंटम को बना के रखती है तो शायद इस साल के एंड तक ब्लड लाइन फिर से वैसा मैजिक दोबारा आसानी से ले आएगी जो कि हमने इससे पहले रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वाले रेन के साथ देखा था। इसके बाद नेक्स्ट शो पर मैच आता ईथन पेज एंड रूसेफ वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली के बीच में। ये ठीक है, अच्छा रेसलिंग मैच है, बाकी तो स्टोरी अगर आप नहीं दे रहे तो वो क्या ही है, स्टोरी दे रहे हैं लेकिन वो कोई इतनी ऐसा नहीं है कि बड़े इंटरेस्ट से उसको देखा जाए। इस मैच में रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली की जो टीम है वो जीत जाती है। इसके बाद बैक स्टेज से एले नाइट का भी एक सेगमेंट था। मैं अगर आपको इस पूरे सेगमेंट की समरी बताऊं तो एले नाइट को एडम पियर्स से प्रॉब्लम हो रही है कि तेरा ब्लड लाइन के साथ भी कुछ सेटिंग है क्या, मतलब ऐसे करके उन्होंने जब ऐसे करके बात करी ना तो उसको भी ऊपर उठा दिया गया ऐसे करके, ये तो रॉक वाला हो गया ऐसे वाला कि अच्छा मतलब तू भी ब्लड लाइन का ही बंदा। और एडम पियर्स कह रहे भाई वो लायबिलिटी है, जेकब फाटू रोमन रेंस चैंपियन है इसलिए मुझे उससे बात करनी पड़ती है। लेकिन एले नाइट को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ तो सेटिंग है ये एडम पियर्स की भी ब्लड लाइन के साथ में, और ब्लड लाइन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एले नाइट को। आई होप ये चीज इसी तरफ लीड करे धीरे धीरे करके कि एले नाइट रोमन रेंस के पास पहुंचे एंड फिर एट सम पॉइंट इनका चैंपियनशिप के लिए भी मैच हो, क्योंकि इस पॉइंट पे एले नाइट को उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्टोरी लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आई थिंक एले नाइट को अगर बचा के रखना है, इस बंदे को में जो भी पोटेंशियल है वो उसको मरने से रोकना है, तो ये इस पॉइंट पे करनी चीज एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाएगी। इसके बाद शो पर क्वीन ऑफ द रिंग का भी टूर्नामेंट का मैच था, ईओ स्काई वर्सेस रॉक्सैन वर्सेस जूलिया वर्सेस लैश लेजेंड के बीच में, और इस अच्छे मैच में ईओ स्काई ने जीत के प्रोग्रेस कर लिया है इस टूर्नामेंट में। और ओबा फेमी ने भी, मैंने बताया नहीं कि ओबा फेमी ने भी उस टूर्नामेंट को जीता था और उन्होंने भी आगे प्रोग्रेस कर लिया। और फिर आता शो का मेन इवेंट जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में मैच था। बिल्कुल सही सुना आपने, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज इसको मंडे नाइट रॉ पर ही कर दिया है, जो कि लग रहा था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ पीएलई एक्सक्लूसिव रखने वाली है इनके फ्यूड को आगे और लंबा लेके जाने के लिए। ब्रॉन ब्रेकर ने आज टैग टीम चैंपियनशिप वाली बेल्ट पहनी थी और भाई बड़ा ही अजीब लग रहा था देख के कि यार भाई इस बंदे के पास, वो पहले तो मैं समझ, मैंने कहा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आ गई, लेकिन फिर याद आया कि अच्छा वो पॉल हेमन ने जो सेटिंग करी थी कि विजन में जो टैग टीम्स हैं वो टैग टीम सभी हैं तो वो एक दूसरे के पास भी जा सकती है। मैच ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मंडे नाइट रॉ के लेवल का नहीं, ये पीएलई वाला मैच था। ब्रॉन ब्रेकर का रिंग साइड पे अपना वो फ्लाइंग एल्बो लगाना, और भाई सेथ रॉलिंस को देख के तो मैं हैरान हो जाता हूँ। ये बंदा ये बड़ा होते जा रहा है, लेकिन बड़ा होते जा रहा है मतलब कि ये बूढ़ा होते जा रहा है, लेकिन ये इतना स्मूथ कैसे है अभी रिंग में। आपको सेथ रॉलिंस को देख के ऐसा लगेगा नहीं कि इस बंदे को इतने साल हो चुके हैं परफॉर्म करते हुए, और मुझे लगता है कि लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते कि सेथ रॉलिंस भाई कितना एफर्ट डालता है मंडे नाइट रॉ में भी, वो वीकली शोज पे भी मैचेस रेसल करता है। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस का कोलिजन भी होता है वो रिंग साइड पे, जब ब्रॉन ब्रेकर अपनी एप्रन से वो जंप करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस भी जंप करके तो वो हवा में ही भिड़ जाते हैं। एक क्विक स्पीयर भी दिया ब्रॉन ब्रेकर ने कि वहीं से खड़े खड़े उन्होंने अपने आप को मिसाइल की तरफ सेथ रॉलिंस की तरफ लॉन्च कर दिया था। और एक अनाउंसर डेस्क के ऊपर भी एक स्पॉट था जब स्पीयर के लिए जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन उसको पेडिग्री में बदल दिया सेथ रॉलिंस ने। तो अब रोमन रेंस सामने नहीं है स्पीयर लेके, तो सेथ रॉलिंस कहता था कोई तो स्पीयर मार रहा है, तो ये वाला अपना मुझे आइकॉनिक जो मूव है इसको तो भाई अनलीश करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है, सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री हिट करी, ब्रॉन ब्रेकर ने उसके ऊपर किकआउट कर दिया, लेकिन फिर यहाँ पे ऑस्टिन थेरी आ जाते हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन पॉल हेमन ने कर दी थी और बेल्ट से मारा, और उसके बाद मॉन्टेस फोर्ड भी आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर ब्रॉन ब्रेकर ने उनको स्पीयर लगा दिया। सेथ रॉलिंस ने स्पीयर खाया, लेकिन सेथ रॉलिंस ने उसके ऊपर किकआउट कर दिया। और फिर यहाँ पे आता है मैच का
क्लोजिंग मूवमेंट जब सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प किया, लेकिन पॉल हेमन ने ब्रॉन ब्रेकर का पैर लगा दिया, जिसकी वजह से पिन ब्रेक हो जाता है। और अब सेथ रॉलिंस जा रहा है पॉल हेमन की तरफ, भाई तूने गलत काम कर दिया। ब्रॉन ब्रेकर जाते तो सेथ रॉलिंस को मारने हैं, लेकिन उन्होंने उड़ा दिया इस प्रोसेस में बैरिकेड के ऊपर पॉल हेमन को। और अगर पॉल हेमन ने कुछ फॉल लिया है, कुछ बंप लिया है, तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू भाई उस मूवमेंट को लेकर सीरियस है। इसके बाद वो बेल्ट ना सेथ रॉलिंस के पास ही होती, तो ब्रॉन ब्रेकर उन्हें मारने के लिए जाते, उन्होंने स्पीयर हिट किया, तो भाई उल्टा अपना ही सिर फुड़वा लिया ब्रॉन ब्रेकर ने उसमें, और सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प लगा के इस मैच को जीत लिया है। और ये मंडे नाइट रॉ के एक बहुत ही मस्त मैच में सेथ रॉलिंस की एक बहुत बड़ी विक्ट्री आई। आज के क्राउड की वजह से, आज के शो की वजह से, आज की स्टोरी लाइन की वजह से मैं आज की मंडे नाइट रॉ को रेट करूंगा 4.5 स्टार। ऐसे ही शोज अगर डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोड्यूस करेगी तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू इज ऑन फायर राइट नाउ वाला जो स्लोगन है, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को वापस लाने में कोई बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, मतलब साल के एंड तक फिर ये लेके आ सकते हैं उस चीज को। बाकी नेचुरलिटी का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। R1 वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको वेबसाइट के सारे ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।